स्ट्रक्चर के अंदर कैथोड रेज पढ़ेंगे। विलियम क्रूक्स एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट गैसेस वर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ही फाउंड आउट दैट एट वेरी लो प्रेशर्स दे बिकम गुड कंडक्टर्स। इस बेसिस पे उन्होंने एक क्रूक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए। The negative electrode is called cathode and the positive electrode is called anode, और इनको कनेक्ट किया एक हाई वोल्टेज सोर्स से। इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर कम करने के लिए ही कनेक्टेड दिस डिस्चार्ज ट्यूब टू वैक्यूम पंप सो दैट द प्रेशर ऑफ द गैस कैन बी लोअर्ड। उसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया गया इस एपरेटस में, तो देखा गया दैट a beam of particle flowed from the negative charge electrode, that is cathode, towards the positive charge electrode called anode. Since the beam of ray originated from cathode, hence this beam was called cathode ray. J.J. थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैथोड रेज के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करी। उन्होंने क्या किया कि ही प्लेस्ड अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट्स अराउंड द कैथोड रे ट्यूब। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कैथोड रेज को स्ट्रेट जाना चाहिए था फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स एनोड, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गई, जो इंडिकेट करता है कि कैथोड रेज were composed of negatively charged particles. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम कैथोड रेज के पास मैग्नेट लाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ये किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं ये अभी आपके स्कोप के बाहर है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। Thirdly, on the basis of these two observations, he was able to calculate the mass to charge ratio of the cathode ray particles. He found out that the mass of each particle was less than the mass of any known atom, और उस टाइम सबसे lightest atom that was known was hydrogen. So coming on to the properties of the cathode rays, they travel from कैथोड टू एनोड इन स्ट्रेट लाइन्स। ये एक स्ट्रेट लाइन में ही जाती है जब तक कि वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई ना की जाए। दे कॉज ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस ऑन सोडा ग्लास स्क्रीन प्लेस्ड इन द ट्यूब। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, फॉस्फोर्स वो मटेरियल होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं जब उनके ऊपर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेज या इलेक्ट्रॉन बीम उनके ऊपर फॉल करती हैं। तो अगर सोडा ग्लास की स्क्रीन लगा देते हैं तो वो ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस में वो रेज दिखती हैं। थर्ड, दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। कैथोड रेज ऑल्सो एक्सर्ट मैकेनिकल प्रेशर। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम इस एपरेटस में व्हील्स लगा करके, जैसे कि बोट्स होती हैं जो हवा के मैकेनिकल प्रेशर से आगे बढ़ती हैं, तो अगर हम इसमें व्हील्स लगा करके एक सेल लगा दें तो कैथोड रे बीम अगर इसमें पड़ेगी तो कैथोड रे बीम्स उसको मूव करा देगी आगे, जिससे कि हम जान सकते हैं कि ये एक मैकेनिकल प्रेशर कंडक्ट करती हैं। दे ऑल्सो ट्रांसफ़र काइनेटिक एनर्जी टू हीट अप मेटालिक ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। तो इनके पास जो है ना काइनेटिक एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ देयर मोशन। तो ये जिस चीज़ पे पड़ती हैं उसको गर्म कर देती हैं, क्योंकि एनर्जी कैन नॉइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। दे ऑल्सो प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन दे फॉल ऑन मेटल ऑफ लाइट एटॉमिक नंबर, और ये मैटर को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। दे आयोनाइज गैस थ्रू विच दे पास। आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन एटम और मॉलिक्यूल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है बाय गेनिंग और लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। और आठवीं प्रॉपर्टी ये है कि मास टू चार्ज रेशियो ऑफ अ पार्टिकल ऑफ कैथोड रे रिमेन्स द सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस
in the discharge tube and the metal forming। एक बार मैं आयोनाइजेशन और मास बाय चार्ज को फिर से बताना चाहूँगा कि आयोनाइजेशन में जैसे कि आपको बोला था कि एक एटम या मॉलिक्यूल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है बाय गेनिंग या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसका जब आयोनाइजेशन होगा तो वो H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लूज़ करेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये H+ जो हुआ ये आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम हुआ। मास टू चार्ज रेशियो में जो उसका मास होगा और जो उसका चार्ज का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जो सी भी गैस हो या जो सा भी मेटल हो कैथोड में, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो कैथोड रे पार्टिकल होगा उसका मास और चार्ज हमेशा सेम रहेगा। तो हम देखते हैं कि जे थॉम्सन ने क्या कंक्लूड किया। उनका पहला कंक्लूजन था कि कैथोड रेज कंसिस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और इसको जॉनसन स्टोनी ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। दूसरा कंक्लूजन था कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, दीज वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एटम। ये एटम के पार्ट थे, ये एटम से अलग नहीं थे, ये एक एटम के पार्ट थे। तीसरा कंक्लूजन था कि दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैव डेफिनेट मास एंड डेफिनेट चार्ज। और उनका जे थॉम्सन का तीसरा कंक्लूजन ये था कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे जिनको जॉनसन स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन कहा, उनका एक डेफिनेट मास और डेफिनेट चार्ज था जो कि इंडिपेंडेंट था नेचर ऑफ गैस से, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में थी, और कैथोड जिस मेटल से बना था। जैसे कि अभी हमने आपको पिछले पेज पे बताया था कि मास अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। अब बहुत जल्दी हम एक इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को या तो E लिखते हैं या E- से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज आर अलाइक एंड हैव सेम मास। इलेक्ट्रॉन्स चाहे कोई भी मटेरियल हो वो हमेशा एक जैसे होते हैं और उनका एक ही मास होता है। दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ऑल एटम्स, जैसे कि जे थॉम्सन ने कहा था कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एटम होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, जो कि 9.108 इंटू 10⁻³ kg के बराबर है। उनका चार्ज -1.602 इंटू 10⁻90 कोलम्स होता है। कोलम्स चार्ज का ऐसा यूनिट है, और वो बहुत ही छोटे होते हैं। उनका रेडियस इज़ लेस देन 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।